पंचनामा तो बना लिए, लेकिन अगर जाकर जो है दफ्तर में, सरकारी कार्यालय में, सरकार का जो कार्यालय है, सरकार का जो एक ऑफिस है, उसमें आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, है ना, रजिस्टर्ड नहीं कराया, मेंशन नहीं करवाया, तो उस पंचनामा को, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, स्वीकार नहीं किया। जो आपने बना लिया, कब बनाया, 12 साल से आप क्या कर रहे हैं, पंचनामा बनाकर रखे हुए। अब जो व्यक्ति पंचनामा पे सिग्नेचर किया, हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, और आपने क्या किया, उसको, उस पे जो है एक्शन नहीं लिया, उसको स्वीकार नहीं किया, तो उस पंचनामा का कोई मान्यता होगा, नहीं होगा। आप एक जो है 20 साल 25 साल बाद अगर कल विवाद हो जाएगा परिवार में, कोर्ट में लेकर जाएंगे कि मेरा पंचनामा बना था, तो आपसे भी तो यही सवाल किया जाएगा, बना था तो आपने अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया। नहीं करवाया तो इसका मतलब है कि उस पंचनामा पर या तो आपको करवाया, आपने करवाने का प्रयास नहीं किया, या आप ये पंचनामा जाली बना के रखे हुए थे, इसलिए इसको कभी निकाले नहीं। तो इस तरह का जो पंचनामा है, इसको तो फर्जी बताना जो है एक तरह से आसानी से बताया जा सकता है। 12 साल पहले आपने पंचनामा जो है एक तरह से हुआ था, लेकिन अभी तक अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या कोई जो फरीक उस पंचनामा का जो है को ना मानते हुए कोर्ट में चैलेंज करके उस पंचनामा को कैंसिल कर सकता है? वो ऑलरेडी कैंसिल है। क्या पंचनामा, वो पंचनामा जो है वो ऑलरेडी वो कैंसिल है। उस पंचनामा का कोई मान्यता ही नहीं रह जाएगा कोर्ट में, मान्यता ही नहीं रहेगा। आपने क्या किया, पंचनामा के आधार पे आपने क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की, आपने किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। आपने क्या किया, सिर्फ पंचनामा बनाया। पंचनामा को क्या किए, घर में रखे। पंचनामा पर आपको क्या करना, आपने पंचनामा बनाया, आप अपने नाम पर उसको दाखिल खारिज करवाते, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाते, आपके नाम से सरकार को टैक्स जाता, आप 12 साल तक टैक्स देते। ये मायने रखता है कि आप 12 साल तक सरकार को टैक्स दे रहे हैं और उस पर किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति दर्ज करने वाला नहीं आया। ये मायने रखता है उस कोर्ट में। ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि आपने प्रॉपर्टी को कैसे अपने नाम पर ट्रांसफर कराया। हाँ, अब 12 साल बाद अगर कोई चैलेंज करने जाएंगे भी, तो अगर कोई भी धोखा हुआ होगा, कोई फरेब हुआ होगा, कोई जालसाजी हुई होगी, तभी आपका जो है म्यूटेशन टूटेगा, तभी आपका दाखिल खारिज टूटेगा, अन्यथा कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, गलत किए होंगे, धोखा दिए होंगे किसी को, कोर्ट को लगेगा कि नहीं आप तो सही में यहाँ पे धोखा दे दिए हैं, गलत तरीके से करा के, और आज हिस्से से अधिक संपत्ति को अपने अंडर ले लिए। कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है और उस जमीन के टुकड़े पर जो एक्ट है, यानी अगर सीएनटी कानून लग गया, सीएनटी एक्ट लग गया, तो क्या होगा उस जमीन का, पता है आपको? क्या आप ये जानते हैं ये सीएनटी एक्ट होता क्या? बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको आज ये जानना चाहिए। अगर आपका जमीन का टुकड़ा है और उस पे सीएनटी कानून जो है अगर वो लग गया, तो क्या होने वाला। और इसके अलावा जो है एक और कानून है जो कि लाया गया, यानी भूमि के लिए ही। एक तो हो गया कि ये सीएनटी है, ठीक है, पहला जो है यानी वो है सी, है ना, एन और टी, ये है एक्ट, और ये लाया गया 1908 में। और दूसरा जो लाया गया, दूसरा का नाम जो है यहाँ पर ये है ब्रिटानिया, है ना, हुकूमत, इसको लाया गया 1949 में, है ना। अब यानी आप देख सकते हैं ये दो कानून है। 1908 आप समझ सकते हैं, सीएनटी एक्ट जो है वो अंग्रेज के समय से ये कानून है। अब इस कानून का आखिर ये दोनों कानून लाने के बाद क्या था, मकसद क्या था? तो मकसद दोनों का लगभग अगर कहें तो एक जैसा ही था, और दोनों का मकसद ये था कि अगर ये जमीन जो है वो आदिवासियों की है, ठीक है, आदिवासियों की जमीन है या अन्य पिछड़ी जाति की जमीन है, अन्य जो यहाँ पर है पिछड़ी जाति की जमीन है ना, उसको सुरक्षित करना और उसको संरक्षित करना, ये कानून है। और इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि आप इस जमीन को जो है खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं। मतलब
कोई भी आदमी अगर चाहेगा कि हम ये जमीन को खरीदना चाहे, आदिवासियों की जमीन को खरीदना चाहे, अन्य पिछड़ी जाति की जमीन को खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल जो है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है, अगर आप खरीद लिए तो क्या होगा। सवाल है, ये कह रहे सर प्लीज मेरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा जो परदादा जी ने जो है यहाँ पर आदिवासी से जमीन ली थी 1974 में, उसमें CNT कानून जो है एक्ट लग गया है, जिसका कारण जो है यहाँ पर उसका मोटेशन परदादा जी के नाम पर नहीं हो रहा है। प्लीज बताइए सर कि मोटेशन कैसे होगा। देखें यहाँ पर जो है, अगर जिससे आप जमीन खरीदे हैं, जिस आदिवासी परिवार से, अगर उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और आपने खरीद लिया, आपका कब्जा भी है, देखिए जिला अधिकारी के आदेश के बाद, लंबे समय से बाद आपका ये मोटेशन संभव है। जिला अधिकारी के पास आवेदन लिखें। देखें जो आपने तो ये कानून का तो उल्लंघन है ही, आज से तो कानून है नहीं। जो CNT हो या यहाँ पर जो ब्रिटानिया हुकूमत हो, दोनों है। इसको हम लोग जो है जो एक्ट की बात करते हैं तो इसका नाम है यहाँ पर, ये है SPT एक्ट, है ना, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत यानी SPT एक्ट है वो, जो कि 1949 में लाया, और CNT एक्ट है जो कि 1908 में आया। और दोनों का काम क्या है, अब दोनों को हम डिटेल से भी कभी बताएंगे कि आखिर क्या है नहीं है। आज इतना आप समझ लिए होंगे, और क्या है नियम है, क्या कानून है, क्या होना चाहिए, उसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, आता है तो नया कानून के बाद जो पैतृक संपत्ति के नियम है ना, पैतृक संपत्ति का जो कानून है वो भी बदलेगा और बहुत सारे जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली है, कोई भी अगर ज्वाइंट परिवार है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, भाई हैं, देखें परिवार एक तरह से पिता है, पिता के अगर मान लेते हैं 3 बेटे हैं और तीनों बेटा जो है बड़ा हो गया, और तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, तो इस तरह का परिवार ज्वाइंट होता है। फिर किसी न किसी आपसी मतभेद के चलते परिवार में एक प्रक्रिया शुरू होता है, और वो होता है परिवार यानी एक डिवाइड होने का, परिवार में बंटवारा। लेकिन जब कोई भी अगर ज्वाइंट फैमिली है, अब ज्वाइंट फैमिली में रहकर अगर मान लेते हैं एक भाई ने क्या किया, प्रॉपर्टी बना लिया। कैसे बनाया, जो है रहकर खुद की कमाई से प्रॉपर्टी अगर वो बनाता है, खुद की कमाई कहने का मतलब घर में ज्वाइंट में का मतलब घर में ज्वाइंट में रहा, लेकिन उसका कमाई, उसको जॉब है, नौकरी है, उसका प्रूफ है उसके पास कि वो कैसे कमा रहा है, वो एक तरह से उसको प्रूफ कर सकता है। तब आप जो है बड़ा भाई अगर बना भी लिया प्रॉपर्टी, तो छोटा सोचेगा कि नहीं हम दावा करके संपत्ति प्राप्त कर लें, तो ये कतई संभव नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से दावा नहीं कर सकता है। बड़ा भाई का जो है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जॉब था। ठीक है, देखिए प्राइवेट कंपनी जॉब था तो पैसा तो जो है आया, वो तो एक तरह से अकाउंट में ही आया होगा, वो हैंड टू हैंड तो आया नहीं होगा। कि देखें कैश वाला पैसा को प्रूफ करना उतना आसान नहीं होता है। जो आपने रिसीव किया और उसके अनुसार जो आपने प्रॉपर्टी बनाई, ये बात से स्पष्ट होता है कि आपने कितना कमाया और आपने कितने पैसे की प्रॉपर्टी बनाई। इसलिए कि अगर आपके ऊपर कोई अगर दावा कर रहा है जी ठीक है, हाँ, लेकिन अगर जो पैतृक संपत्ति है, ज्वाइंट एक तरह से प्रॉपर्टी है, अब फैमिली में रहकर जो है एक तरह से और लोगों को उसका हक जो है या जो भी एक तरह से उस प्रॉपर्टी से अगर इनकम है, वो पैसा है, वो नहीं दे रहा है। ठीक है, नहीं दे रहा है और उससे अपनी निजी एक तरह से प्रॉपर्टी संपत्ति जो है वो बनाया जा रहा है, तो उस पर आप अपना दावा जो है वो कर सकते हैं। आप अपना एक तरह से अधिकार का दावा कर सकते हैं। ठीक है, देखें साफ ये शब्दों में कहें कि अगर कोई भी बड़ा भाई है, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, अगर उनके पास इनकम ऑफ सोर्स का कोई प्रूफ नहीं है, तो छोटा भाई दावा कर सकता है ज्वाइंट प्रॉपर्टी के केस में और अपनी संपत्ति, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को वो हासिल कर सकता है। देखें जमीन से जुड़े जो भी मामले हैं, अगर आप उसके लिए सीओ के पास आवेदन दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसको लेकर आप जो है सीओ के पास जो है वो जाते हैं। आप कह सकते हैं जनी जो है सीओ, ठीक है, नहीं जो है यहाँ पर अंचल जो है अधिकारी या आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू ऑफिसर,
तो ये सभी जो पोजीशन है, ठीक है, आप उनके पास क्यों जाते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर जो है उनके पास जो है किस लिए जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं कि ताकि आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या है उसका हल हो सके। लेकिन जाने से, आवेदन देने से कुछ नहीं होने वाला। उनके पास पावर रहेगा तभी तो वो करेंगे। अगर आपको कहें कि यहाँ पर इस तरह के मामले में अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास अब पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो देखें, सबसे पहले देखें, अगर कोई भी जो है जमीन सरकारी जमीन है, अब सरकारी जमीन जो है, सरकारी जमीन पर अगर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है, ठीक है, इस पर अगर कोई भी अतिक्रमण एक तरह से किया हुआ है, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, अंचल के अधिकारी हैं, ये अगर चाहेंगे उस पर एक्शन लेकर उसको जो है खाली करवा सकते हैं, अगर जमीन की जरूरत खुद सरकार को है तो। लेकिन अगर ये सरकारी जमीन किसी निजी व्यक्ति को ये सोच रहे हैं कि दे दें, तो ये संभव नहीं है, किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अवैध दखल करके उपयोग कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से लीगल वे में नहीं दिया जा सकता। सवाल है, सर जी मेरा एक जमीन जो कि एक तरह से फिलहाल अनावाद बिहार सरकार के नाम से है, तो और अवैध दखल में मेरा दादाजी का नाम 1956 से दर्ज है। मेरे पिताजी 2 भाई हैं, माय फादर माय अंकल। अब मेरे चाचा का लड़का जो है सारा अनाबाद जमीन अपने नाम से बंदोबस्त करने का आवेदन सीओ को जो है दिया है। तो देखिए, सीओ को देने से कुछ भी नहीं होगा। रही बात, तो आप उस पे आपत्ति जो है दर्ज कर देंगे, आप भी सीओ को आवेदन देंगे, वो मेरा भी हक है कानूनी तौर पे। और अगर जो है दूसरी बात, तो बंदोबस्त, अगर वो सरकारी जमीन है तो बंदोबस्त नहीं होने वाला। अब एक सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 1956 में अगर एक तरह से ये बिहार के सरकार का नाम दर्ज हो गया है, ठीक है, तो 1956 से जो है पहले वो जमीन किसकी थी, ये समझना बेहद जरूरी है। आज वो बिहार सरकार की जमीन है, लेकिन 1956 से पहले जो है वो किसकी जमीन थी? अगर वो जमीन 1956 से पहले जो है अगर किसी का निजी जमीन है और अब बिहार सरकार हो गया है, तब ये जो है यहाँ पर सीओ, एसडीएम, एडीएम, उनके पास कोई पावर नहीं है। आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आप उस तरह का जो एक तरह से सूट फाइल करके आप जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं, और बिहार सरकार के ऊपर केस किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके नाम जो है ये क्यों ट्रांसफर हुआ, जबकि इससे पुराना जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से या जो खतियान है वो हमारे नाम दर्ज है। तो इस तरह का जो है कागजात निकालने के बाद जो है इस पर दावा किया जा सकता है। कागजात लेने वाले की इतनी भीड़ है तो कि आप भी अगर जानेंगे तो आश्चर्य पड़ जाएंगे। बहुत ऐसे जो है एक तरह से जमींदार थे जिनकी जो है जमीन पर एक तरह से लोग क्या किए, एक तरह से अवैध कब्जा कर लिए पहले, और उसके बाद उस पर जो है वो घर बना लिए। अब वो व्यक्ति जो घर बना लिया है ना, उसके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है। अब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा नियम निकाल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भूमिहीन है, ठीक है, और वहां पर उसके लिए जो है भूमिहीन व्यक्ति जो है उसके लिए सरकार के द्वारा नियम ये लगा दिया गया कि आप अगर लंबे समय से उस जमीन पर रह रहे हैं, अब लंबा समय से वो व्यक्ति रह नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या किया, वो जबरन उस जमीन पर जाकर मकान बना दिया और जाकर एक कागजात तैयार कर लिया, है ना, पर्चा बनवा लिया, और ये पर्चा जो है तैयार करवा के वो अब संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन हम आपको बता दें, किसी के जमीन पर अगर पर्चा बना हुआ है तो वो पर्चा का मान्यता जो होता है उस व्यक्ति तक ही होता, या वो व्यक्ति भी अगर कहीं संपत्ति खरीद लिया, भूमिहीन नहीं रहा, तो उस पर्चा का मान्यता खत्म हो जाता। पर्चा की जमीन को उसके वंशज बेच नहीं सकते हैं, पर्चा की जमीन को पर्चा बनाने वाले भी बेच नहीं सकते हैं,
और एक तरह से पर्चा जिसके नाम से बना, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब ये पर्चा को अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा जमीन जो है, जिसके पास जो भूमिहीन है, सरकार का आदेश होता है, राज्य सरकार के आदेश पे भूमिहीन को बसने के लिए जमीन मुहैया कराया जाता है। यानी उसके लिए उसको जो है एक बंदोबस्त जमीन का किया जाता है और उससे संबंधित जो है पर्चा, एक स्लिप जो है वो दिया जाता है। ठीक है। सवाल है सर एक यहाँ पर बताइए कि घर अगर जमीन 30 ईयर से जो है यहाँ पर बेलगान है और हम जो है भूमिहीन है, उस पर 30 ईयर से घर बना के रह रहे हैं, बाद में उसे किसी और या कास्ट से जो है दाखिल खर्चा खारिज करा लिया, तो क्या वो जमीन हमें मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि क्यों नहीं मिलेगा। आप उस पे अगर रह रहे हैं और वो आप जो है सबसे पहले और आप भूमिहीन हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास उस जमीन के अलावा जो है वो कोई जमीन नहीं है, तो वो जमीन आपसे जो है अभी फिलहाल वर्तमान में कोई छीन नहीं सकता है। ये बात जो है समझ लें। इसलिए अगर आपके पास जो है जमीन होता, जायदाद होता, तब अलग सिचुएशन हो सकते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन जमीन नहीं है तो उसकी जमीन जो है कोई निजी हो, सरकारी हो, उसको तो आदेश हो जाता है कागज बनने का, एक तरह से कानूनी दस्तावेज उसका तैयार हो जाता है किसी के निजी जमीन में। तो यहाँ पर तो आप मकान बना के पहले से रह रहे हैं।